हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल M2 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज आइए हम लोग चलते हैं क्लास 10 का, है ना, इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 2 का है। एनसीईआरटी बुक में था राज्य एवं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, राज्य एवं राष्ट्रीय, राज्य एवं राष्ट्र किया है, राज्य एवं राष्ट्र किया है। जबकि इसमें है ना, हम लोग सब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे और इसमें कुछ बाकी है। तो कुछ बाकी है, तो आइए हम लोग उसको लेकर के चलते हैं, है ना। मतलब कि एक आपको वीडियो 1 में है ना दे दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ना, वीडियो 2 है ये वाला, है ना, वीडियो 2 है ये वाला जी। ठीक है, ये देखिए। और बाकी है ना आप लोग का है ना कि वीडियो जो है ना, वीडियो 1 वाला दे दिया गया है। जबकि उसमें पता है ना, उसमें 1 से लेकर के लगभग 30 तक क्वेश्चन को करवा दिया गया है। तो अब जो हम लोग करेंगे ना, वो हम लोग आज जो क्लास जो चलाएंगे, वो चलाएंगे बाबू 14 से लेकर के, देखते हैं इसमें शायद 22 तक जाएगा, है ना। तो देखते हैं जो हम लोग स्टार्ट जब करेंगे। अभी देख लीजिए, है ना, एनसीईआरटी का है ना, राज्य एवं राष्ट्र किया है। और उसके लिए खास करके जो बच्चे एग्जाम देंगे बिहार बोर्ड का, है ना, 10th का एग्जाम देंगे 2025 में, उसके लिए अति इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो अगर दोस्त अगर नहीं जगा आप लोग का, उसको जगा दीजिए, है ना, ताकि वो भी क्या हो कि अपना तैयारी अच्छी ढंग से कर ले, है ना। तो चलिए हम लोग आप आगे की ओर चलते हैं, है ना। ये तो बाकी सारा देख ही रहे होंगे, ये देखिए एनसीईआरटी का बुक है ये वाला, है ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पूरा जानते हैं और आगे को हम लोग बढ़ते हैं। तो ये देखिए आप लोग, है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए 14 से स्टार्ट है। जबकि इसके पीछे है ना जो था ना 1 से 30 तक की, उसको आपको पढ़ा दिया गया है, जान करके वो इसमें आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये देखिए ना क्या है, ये देखिए कह रहा है क्या कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुविधा कह रहा है ना, का अभाव होता है। संरचनात्मक सुविधा का अभाव मतलब कि कमी होता है ना। क्या कहता है कि अर्ध विकास, है ना जी, अर्ध विकास एवं अल्प विकास अर्थव्यवस्था में, है ना, संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव रहता है ना। देखिए, या तो आधा विकास होता है या तो अल्प, मतलब बहुत कम विकास में, है ना। बहुत कम विकसित अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुविधा का क्या है, कमी रहता है ना। क्योंकि क्योंकि पूंजी का अभाव, मतलब कि पूंजी की कमी इनके सामने सबसे बड़ी समस्या बनी रहती है। क्योंकि देखिए मेन बात है ना क्या कि पूंजी की कमी रहता है ना। किसके कमी, तो पूंजी की कमी रहता है ना। तो मेन सबसे बड़ी समस्या क्या है, पूंजी, है ना, पैसा, रुपया, है ना। तो सबसे बड़ी बात रुपया की क्या है ना, कमी है, पूंजी की कमी है बाबू, है ना। जैसे में लिखा है कि किसी कर्मचारी द्वारा माह के अंत में प्राप्त वेतन, है ना, किसी भी कर्मचारी द्वारा माह के अंत में, मतलब कि महीना के अंत में क्या, प्राप्त वेतन। आपको पता है कि किसी भी, आप लोग को पता है कि जब आप लोग के घर में जब कोई होंगे ना जॉब वाले, भैया पापा मम्मी बहन जो भी होंगे, देखिए, है ना, वो कहीं ना कहीं उसका जो मिलता है जो सैलरी, वो देखिए माह के अंतिम दिन में मिलता है, मतलब अंतिम महीना में मिलता है ना। क्या मिलता है उसे, देखिए वेतन मिलता है, मतलब उसे वेतन प्राप्त होता है कौन सी महीना में, तो अंतिम माह में होता है ना। तो वही ना मेन बात इसमें कह रहा है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुविधा का अभाव रहता है। तो देखिए कि यहाँ आप लोग पूंजी की कमी के कारण, पूंजी की कमी के कारण, पूंजी के अभाव के कारण, है ना। अब चलिए आगे हम लोग चला जाए। ये देखिए क्या कह रहा है, भारत में आय के आधार पर कौन कौन सी राज्य उच्च एवं निम्न श्रेणी पर रखे जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आय के आधार पर, है ना, भारत में खास करके बाबू, भारत में आय के आधार पर कौन कौन सी राज्य उच्च एवं निम्न श्रेणी, उच्च एवं निम्न श्रेणी में रखा गया है, दोनों की बातचीत कर रहा है। तो आइए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ये देखिए, है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए अति इम्पोर्टेंट है ये वाला, है ना। भारत के राज्यों में गोवा, दिल्ली, हरियाणा, है ना, हरियाणा आय के आधार पर क्या है, समृद्ध, मतलब कि समृद्ध माना जाता है, तथा बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश विकास के निचले श्रेणी में आता है। देखिए आपको उसमें जो बात कर रहा था, है ना, उसमें जो बात कर रहा था एक उच्च और एक निम्न, तो उच्च में जो आता है, उच्च निम्न में जो आता है वो गोवा आता है, दिल्ली,
हरियाणा आता है, लेकिन निम्न जो श्रेणी में आता है वो बिहार, बिहार है ना, उड़ीसा जी, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं है, ये आप लोग जान गए होंगे। एक उच्च श्रेणी में और एक निम्न श्रेणी में किसको किसको राज्य को, कौन कौन सी राज्य को रखा जाता है। अब देखिए, है ना, ये देखिए, इसमें कह रहा है कि तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उभारने होगा, है ना जी, उभारने के लिए किस अर्थशास्त्री ने प्रयास किया था। तो आइए हम लोग जानते हैं कि भयानक आर्थिक मंदी से उभारने के लिए आखिर किस अर्थशास्त्री ने, है ना, प्रयास किया। तो कहता है कि तीसा के भयानक आर्थिक मंदी जो सन 1929 ईस्वी से लेकर के 1933 तक रही थी और उसे प्रो केन्स ने उभारने का प्रयास किया था। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आता है कि भयानक आर्थिक मंदी को उभारने का प्रयास किसने किया था। भयानक आर्थिक मंदी को उभारने का प्रयास किसने किया था। तो याद रखेंगे, है ना, प्रो केन्स ने किया था। वो कि कब से कब तक किया था। तो याद रखेंगे, है ना जी, 1929 से लेकर के 1930 तक याद रखेंगे, ठीक है ना। 1929 से जी, 1929 से 1930 तक याद रखेंगे, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं है। फिर क्या कहता है, उन्होंने राष्ट्रीय आय की धारणा को नए सिरे से विचार किया, नए सिरे से क्या किया, विचार किया। और प्रो केन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है। तो याद रखेंगे, है ना, उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है ना। ये वाला पता है व्यक्त किया जाता है, ये वाला बात जो बताए थे से प्रो केन्स ने बताए थे। तो इसका जो रहेगा, देखिए आंसर यहाँ से आपको किसी प्रकार से कोई आपको नुक्स त्रुटियाँ एक भी आपको नहीं होगा। चलिए ये देखिए, इसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद, है ना, मतलब आज़ादी के बाद की कर रहा है, आज़ादी के बाद सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब और किसके नेतृत्व में किया गया। तो आइए हम लोग जानेंगे कि जब से भारत आज़ाद हुआ, तो आप लोग को पता है कि भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, है ना। भारत आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 में। तो उसकी बात कर रहा है ना, उसकी बात की जो बात जो कर रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब और किसके नेतृत्व में किया गया। तो कहता है कि स्वतंत्र के बाद राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1939 में हुआ, याद रखेंगे। और कौन किया, तो क्या लिखा हुआ ना, प्रापोसी, है ना, महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाया था। उन्होंने 1951 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसमें 1948 से 49 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय कितना था। देखिए कह रहा है क्या, 1948 से 1949 के समय में 1948-1949 के समय में देश के कुल राष्ट्रीय आय कितना था। तो 8,650 करोड़ रुपया बताई गई थी, है ना। जिसमें समिति ने दूसरी रिपोर्ट के अनुसार 1954 के अनुसार बताया गया था कि भारत के जो रहा, है ना, क्या 1954 में बताया गया प्रस्तुत की जिसमें 1950 से 54 तक का राष्ट्रीय आय जो रहा वो आंकड़े प्रकाशित किया गया है। कितना के समय, 1950 और 54 के समय की बातचीत कर रहा है। 1950 से लेकर के 54 की आय की आंकड़े प्रकाशित किया गया। तो इसमें सबसे पहले याद रखेंगे बाबू कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ। तो 1949 में हुआ। 1949 भारत को आजाद होने के बाद, क्योंकि 47 में आजाद हुआ और 49 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, है ना। जिसमें पता है जी 1948 से 49 के समय में देश की कुल राष्ट्रीय आय जो था से कितना था। तो 8,650 करोड़ बताया गया था। तो इस बात को याद रखेंगे क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्टिव में आता है ना। चलिए अब देखिए कह रहा है क्या,
मार्शल, प्रो मार्शल ने राष्ट्रीय आय को किस प्रकार परिभाषित करता है? एक देखिए, एक अर्थशास्त्री वैज्ञानिक है, अर्थशास्त्री एक वैज्ञानिक है। कौन? अर्थशास्त्री। वैज्ञानिक का नाम क्या है? प्रो मार्शल है ना। वो देखिए राष्ट्रीय आय को क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं, परिभाषा देते हैं। तो जानते हैं हम लोग किस प्रकार परिभाषा देते हैं, जान लिया जाए। देखिए क्या कह रहा है, प्रो मार्शल के अनुसार किसी देश की पूंजी एवं श्रम का, किसी देश की पूंजी एवं श्रम का है न, उसका प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रति वर्ष वस्तुओं का एक शुद्ध समूह उत्पन्न होता है। कैसा? शुद्ध समूह उत्पन्न होता है जिसमें भौतिक तथा अभौतिक पदार्थ एवं सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित रहती है। इसी संपूर्ण है ना जी विशुद्ध, मतलब कि शुद्ध नहीं, विशुद्ध उत्पत्ति को देश की वास्तविक वार्षिक आय या वार्षिक राजस्व है ना, राजस्व अथवा राष्ट्रीय आय कहते हैं। लीजिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं देश की वास्तविक आय, देश की वास्तविक या देश की वास्तविक वार्षिक आय, या तो वार्षिक राजस्व आय या तो राष्ट्रीय आय। याद रखेंगे, आपकी एग्जाम में या तो राष्ट्रीय आय पूछ देगा, या तो देश की वास्तविक वार्षिक आय पूछ देगा, या तो वार्षिक राजस्व आय पूछ देगा। तो इसे डरना नहीं है। राजस्व, हाँ वही क्या राजस्व है, तो या तो राजस्व आपको आय पूछ देगा, वार्षिक राजस्व आय क्या पूछेगा? वार्षिक राजस्व आय पूछ देगा, या तो राष्ट्रीय आय पूछ देगा। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये सारा कहीं कहीं 1 2 3 नाम है ना, इसमें देखिए 3 नाम दिया हुआ है, तो इससे कोनो दिक्कत होना नहीं चाहिए, है ना। ये देखिए क्या कह रहा है ना, राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किन आधारों पर होता है? तो आइए हम लोग जानते हैं, राज्य घरेलू उत्पाद जो आकलन जो होता है किस पर होता है? तो इसका आकलन 2 आधार पर होता है। कितने आधार पर? 2 आधार पर। पहला है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यहाँ घरेलू नहीं, यहाँ घरेलू होगा, यहाँ क्या होगा? घरेलू। तो पहला सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। ये देखिए 2 गो है इसमें, है ना, एक सकल राज्य घरेलू उत्पाद और एक शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। कहता है क्या कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई थी। पता है कि आज से कुछ वर्ष पहले पता है क्या हुआ था कि घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि दर्ज किया गया था आज से कुछ वर्ष पहले। तो इसका क्या रहा कि किन बातों पर है? तो 2 बातों पर याद रखेंगे, एक सकल राज्य घरेलू उत्पाद और एक शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। इसमें 2 पर आधारित होता है ना। चलिए, कह रहा है क्या इसमें, राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन क्यों जरूरी है ना, सही मूल्यांकन क्यों जरूरी है? तो आइए हम लोग चलते हैं। कहता है राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के संग्रहण, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के संग्रहण के कार्य में यह आवश्यक होता है कि पूरे राष्ट्र के लिए एक ही मापदंड अपनाया जाए। पूरे देश के लिए कितने मापदंड? तो पूरे देश के लिए एक मापदंड क्या किया जाए? उसको अपनाया जाए, है ना। क्या किया जाए? उसको अपनाया जाए, जिससे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन किया जा सके। पता है ना कि हमारा देश की आर्थिक स्थितियां का सही मूल्यांकन तब होगा जबकि हमारा देश के लिए एक ही मापदंड अपनाया जाएगा। तब क्या होगा कि राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में क्या होगा? सुधार होगा और आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन भी किया जाएगा। ठीक है, हाँ। देखिए आप लोग है ना, आप लोग अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर करें हमारे वीडियो को, है ना। चलिए अपना दोस्तों के पास, ताकि वो भी क्या हो ना सीख ले और उसको भी अच्छे ढंग से क्या हो तैयारी हो। चलिए ये देखिए 21 में कह रहा है राष्ट्रीय आर्थिक विकास
कब होता है? तो आइए जानते हैं। राष्ट्रीय आर्थिक विकास कब होता है? तो राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय के सूचकांक में क्या होता है? सूचकांक में वृद्धि होता है, तो इससे लोगों के आर्थिक विकास में वृद्धि होता है। तो भाई लोगों के आर्थिक विकास में वृद्धि कब होता है? तो जब होता है, तो बोलेंगे पता है कब होता है? तो बोलेंगे कि राष्ट्रीय आय के सूचकांक में जब वृद्धि होता है। राष्ट्रीय आय के सूचकांक में जब वृद्धि होता है बाबू, तब उससे क्या होता है कि लोगों के आर्थिक विकास में वृद्धि होता है। यही कह रहा है कि आर्थिक विकास में वृद्धि कब होता है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला बात को लेकर के। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। देखिए इसमें क्या कह रहा है, आइए जान लिया जाए। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि निम्नलिखित संक्षिप्त है ना, संक्षिप्त शब्दों में पूरा करें। इसमें कुछ शब्द है जो कि उसको पूरा करना है। जैसे में क्या है? WTO, PCI, NSSO, CSO, NNP, NI। तो आइए हम लोग सारा को जानेंगे विस्तार रूप से इसका फुल फॉर्म क्या होता है। वही इसमें कह रहा है ना, फुल फॉर्म की ही बातचीत कर रहा है। जबकि ये वाला पूछा गया है, आप क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन बैंक को पलट करके है ना, उसमें पूछा गया है बिहार बोर्ड में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। जबकि ये वाला जो है ना क्वेश्चन से NCERT है ना, NCERT के लेसन नंबर 2 के है ना लास्ट में दिया गया है। देखेंगे तो उसमें लागू में रहता है ये वाला है ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी का प्रॉब्लम आते रहता है कि सर इसका नाम क्या होगा, ये तो पूरा नाम इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। आइए आज आप सबको है ना, आप सभी को सारा डाउटेड ख़त्म करते हैं पूरी ज़बरदस्त तरीक़ा से। उसमें आपको एक भी डाउट रहने वाला नहीं है। आइए देखिए, तो पहला देखिए क्या है ना, देखिए पहला है इसमें ये देखिए पहला क्या कर रहा है, WTO है ना जी। WT में कुछ होता है W, तो भाई बोलेंगे क्या कि वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है किसका? तो WTO। एक होता है PCO, तो भाई जानते हैं PCO। ये देखिए PCO की बात कर रहा है जी, PCO। देखिए PCO बोलेंगे PCI, अच्छा PCI है, PCI की बात कर रहा है ना, PCI है। देखिए कहता है क्या इसमें होता है कि पर कैपिटा इनकम, यहाँ इनकम है, इनकम तो इसको पढ़ेंगे, यहाँ सुधार लेंगे। इनकम क्या होगा ने? पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। इसका हिंदी होता है प्रति व्यक्ति आय। इसका हिंदी क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय होता है। एक देखिए क्या NSSO है ना, NSSO इसी का तो बात कर रहा है। ये पता है नेशनल सैंपल सर्व है ना ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन है ना, बटकी इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, पता है क्या? राष्ट्रीय प्रतिवर्ष, प्रति यहाँ 10 लिखा, प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन इसका हिंदी होता है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं कितना, चौथा में ना, चौथा में ये देखिए 4 में क्या है? CSO की बात कर रहा है ना। तो आइए 4 में सेंट्रल है ना स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन किसका नाम? तो CSO के। जबकि इसको पता है क्या बोलते हैं हिंदी में? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी वही होता है ना संगठन। चलिए फिर क्या कर रहा है? NNP की बात कर रहा है। NNP की बातचीत कर रहा है। तो आइए जानते हैं। तो बोलेंगे कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसका हिंदी होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद।
याद रखेंगे बाबू, क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। अब आइए लास्ट में NI। NI का मतलब होता है नेशनल इनकम। यहाँ इनकम है, इनकम को सुधार लेंगे, है ना, इनकम, चलिए सुधार लेंगे, अब अच्छे तरीका से ऐसे भी होता है ना। तो क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। NI की बात कर रहा था ना, NI है, देखिए क्या कह रहा? NI। तो क्या होता है इसका? नेशनल इनकम। इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, इनकम मतलब आय, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय। तो चलिए यहाँ तक आप सभी का क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। ये देखिए आपकी लास्ट क्वेश्चन रहा, है ना। ये देखिए आप लोग सभी को, नहीं लास्ट है ना, क्या है? लास्ट है। देखिए ये क्या कह रहा है? निम्न के विस्तारित रूप करें। मतलब आइए इसमें भी कुछ पॉइंट है, जबकि इसको भी हम लोग जानेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें क्या है? RBI। ये देखिए RBI, एक है GNP। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। एक होता है GNP। क्या होता है? GNP। इसका होता है क्या? ग्रीस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रीस नेशनल प्रोडक्ट, है ना जी, हाँ, ग्रीस नेशनल प्रोडक्ट। तो चलिए आप सभी का, है ना, आप सभी के, है ना जी, क्लास टेंथ के, है ना, इकोनॉमिक्स, है ना जी, चैप्टर जो है आपका, चैप्टर जो है वो क्या है? 2 है ना, राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो चलिए आप सभी को, है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, है ना। तो चलिए आज के लिए इसमें इतने रहेगा, और बाकी आगे की ओर हम लोग देखेंगे अगले क्लास में।